गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज हम हिंदी उपन्यासों का जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें जो अगला चरण आता है वो है प्रेमचंद युगी हिंदी उपन्यास। तो प्रेमचंद जी के बारे में हमने जब हम कहानियों का इतिहास पढ़ रहे थे उसमें अध्ययन किया था कि प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में हुआ था और मृत्यु 1936 में हुई थी। तो यहाँ पर भी हम प्रेमचंद के उपन्यासों का अध्ययन करेंगे तो मालूम होना चाहिए हमें प्रेमचंद का जन्म कब से कब तक रहा है। तो प्रेमचंद को हिंदी उपन्यास साहित्य में युग प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। युग प्रवर्तक किसे कहते हैं? जो किसी परंपरा या प्रवृत्ति की नींव डालने वाला हो, यानी किसी नई रचना का सूत्रपात जहाँ से होता है। जिन विचारों से प्रभावित प्रेमचंद जी थे तो इसे हिंदी कथा साहित्य में या हम कहें कि हिंदी उपन्यासों का युग प्रवर्तक किसे कहा गया? प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद के उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं की अभिव्यक्ति हुई। हमने पढ़ा है इससे पहले प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों में वहां पर क्या था? वहां पर उपन्यासों की रचना केवल मनोरंजन के लिए की जाती थी, लेकिन प्रेमचंद जी ने वो नहीं किया। प्रेमचंद के उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं को अभिव्यक्ति दी गई। सामान्य जनजीवन से जुड़े हुए उपन्यास प्रेमचंद जी ने लिखे। जनजीवन को और अधिक वास्तविक और प्रमाणिक बनाने का कार्य इन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से किया और यही कारण है कि प्रेमचंद जी को उपन्यास जगत में उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है। उपन्यास सम्राट हम जानते ही हैं, राजाओं का भी जो राजा होता है उसे सम्राट बोलते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपन्यास जो हिंदी में लिखे जा रहे थे उनमें जो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास थे, इसीलिए प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गई थी। प्रेमचंद की उपन्यासों के जो विषय थे वो विविध थे, यानी इन्होंने अपने उपन्यासों की विषय वस्तु का चयन अनेक क्षेत्रों से किया। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन, हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे थे वो समय हमारा अंग्रेजों के गुलामी का समय था, यानी हम लोग गुलाम थे, परतंत्र थे और अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर था। उस समय प्रेमचंद जी ने उपन्यास के अंदर सामान्य जनता की समस्याओं को उठाया। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने उपन्यासों में राष्ट्रीय आंदोलन की झलक भी व्यक्त की है। तो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं का जिक्र भी प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में किया है। इसके अलावा कृषक समस्या, प्रेमचंद जी की कथा साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता कृषक समस्या ही है। इनके जो उपन्यास और जो कहानियां हमें मिलती है उनमें प्रमुख रूप से इन्होंने किसानों की समस्याओं को उठाया है। इसी प्रकार मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा जैसी समस्याओं को प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों की विषय वस्तु बनाया है। अगर हम प्रेमचंद का मूल्यांकन करना चाहे, प्रेमचंद के बारे में कुछ जानना चाहे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रेमचंद जी के बारे में एक बात कही है। वो लिखते हैं, कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थी। यानी एक ऐसा वर्ग जो शताब्दियों से, वर्षों से गुलाम है, प्रताड़ित है, अपमानित है, दबा हुआ है, शोषण की चक्की में पिसा हुआ है, ऐसे लोगों की आवाज प्रेमचंद बन के आए थे। अगर हम उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ को जानना चाहे तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कहते हैं, अगर आप उत्तर भारत को जानना चाहे तो प्रेमचंद को पढ़ लो, जान जाओगे। क्योंकि उनके कथा साहित्य में, उनके उपन्यासों में वो चीजें मिलती है जो हमारे उत्तर भारत में हमें दिखलाई देती है। किसानों की समस्या हो, चाहे गरीब शोषित प्रताड़ित व्यक्ति की समस्या हो, हम उत्तर भारत का जो रहन सहन, भाषा भाव, बोलचाल, आचार विचार, संस्कृति, अगर उत्तर भारत की संस्कृति को हम
जानना चाहे तो प्रेमचंद की कथा साहित्य में वो मिल जाती है, यानी प्रेमचंद को पढ़ने से हमें वो मिल जाती है। तो एक तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि प्रेमचंद उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तर भारत को अपने कथा साहित्य में प्रस्तुत करते हैं। हम बात करें प्रेमचंद जी के उपन्यासों की, तो प्रेमचंद जी के उपन्यासों के लिए सबसे पहले इनका जो उपन्यास मिलता है वो है सेवा सदन, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सेवा सदन उपन्यास में प्रेमचंद जी ने दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न और पत्नी का स्थान, इन समस्याओं को उठाया है। कुल मिला के कह सकते हैं कि विवाह से संबंधित समस्याएं इस सेवा सदन उपन्यास में मिलती है। दहेज जो अभी भी विकराल रूप धारण कर रखा है इसने समाज के अंदर, ये प्रेमचंद के समय से चला हुआ आ रहा है। उस प्रेमचंद ने उस समय अपने उपन्यासों में, अपने कथा साहित्य में इसका वर्णन किया है। कुलीनता यानी कुल मर्यादा का प्रश्न भी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के में उठाया है। प्रेमाश्रय इनका अगला उपन्यास जो 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रंगभूमि उपन्यास 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें शासक वर्ग के अत्याचारों का चित्रण है। यानी रंगभूमि उपन्यास में, क्योंकि पहले जमींदारी प्रथा थी, राजाओं का शासन था, जनता दीनहीन थी, गरीब थी, अशिक्षित थी, इसलिए जो राजा लोग थे, जो शासक थे, वो गरीब और निरीह जनता पर अत्याचार करते थे। उसका चित्रण प्रेमचंद जी ने रंगभूमि उपन्यास में किया है। इसी प्रकार जो कायाकल्प उपन्यास है जो 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ये पुनर्जन्म से संबंधित उपन्यास है। यानी इसकी जो कथा वस्तु है, इसका जो घटनाक्रम है वो पुनर्जन्म से संबंधित है, यानी दोबारा पुनर्जन्म यानी दोबारा दूसरे जन्म से संबंधित है। निर्मला उपन्यास में जो निर्मला उपन्यास जो 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसमें भी प्रेमचंद जी ने दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को उठाया है। अनमेल विवाह यानी जहाँ पर मेल नहीं होता लेकिन दबाव में विवाह की स्थिति पैदा होती है, उसके बाद जो बिखराव आता है परिवार के अंदर, उसका चित्रण निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद जी ने किया है। इनका जो अगला उपन्यास है गबन, जो 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इस उपन्यास के अंतर्गत भी स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणामों का चित्रण है। यानी जो गबन, गबन अपन जानते हैं चोरी करना, गबन किसे कहते हैं? चोरी करना। तो इस 1931 में जो उपन्यास प्रकाशित हुआ गबन, इसमें प्रेमचंद जी ने स्त्रियों के आभूषण के प्रति जो लगाव होता है, जो प्रेम होता है, उसका चित्रण किया है, क्योंकि उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हमारे घर में, परिवार में, समाज में हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि उनकी जरूरतों को पूर्ति करने के लिए व्यक्ति चोरी करता है। ये इस उपन्यास का घटनाक्रम भी कुछ ऐसा ही है। उसके बाद पूरा परिवार दुखों में आ जाता है। इनका जो अगला उपन्यास है कर्मभूमि, जो 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इस उपन्यास में स्वतंत्रता संग्राम की झलक दिखाई देती है। यानी आज़ादी के लिए एक तड़प पैदा होती है। गांधी जी के जो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसकी घटना है इस उपन्यास में हमें देखने को मिलती है। अगला जो इनका उपन्यास है गोदान, जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यह किसान जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण करता है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद का कहे, बल्कि हम कहे हिंदी कथा साहित्य का वह उपन्यास है जो हिंदी उपन्यासों को अमर बनाता है। गोदान के द्वारा लिखा गया, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया गोदान उपन्यास हिंदी कथा साहित्य की एक अमूल्य निधि है, जिस पर हम भारतीय लोग, हिंदी के पाठक इस पर गर्व कर सकते हैं। किस पर? गोदान पर। किस प्रकार प्रेमचंद जी ने किसान की समस्या को इसमें उठाया है। गोदान शब्द का अर्थ होता है गाय का दान। इस उपन्यास का जो नायक है होरी, किस प्रकार अपने जीवन में दुखों का सामना करता है और एक सुख की चाह में उसका पूरा जीवन गुजर जाता है। ये उपन्यास भी प्रेमचंद के द्वारा, इसमें शहरी घटना भी है, ग्रामीण घटना भी है, इसमें शासक वर्ग भी है, इसमें दलित पीड़ित व्यक्ति भी है, और मुख्य रूप से गोदान उपन्यास जो है वो किसान समस्याओं से संबंधित है। इनका अगला उपन्यास मंगलसूत्र, जो अपूर्ण है यानी अधूरा है, जिसे ये पूरा नहीं कर सके, और 1936 में प्रेमचंद जी की मृत्यु हो जाती है। हम प्रेमचंद के उपन्यासों की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। यानी प्रेमचंद के जो प्रारंभिक उपन्यास है
उनमें आदर्शवाद दिखाई देता है, लेकिन इनके जीवन के उत्तरार्ध के जो उपन्यास हमें दिखाई मिलते हैं उनमें यथार्थवाद है। आदर्शवाद क्या होता है? आदर्शवाद होता है जिसमें लेखक अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन कर देता है, यानी उस उपन्यास के या कहानी के पात्र में अपनी इच्छा अनुसार बदलाव करना आदर्शवाद। लेकिन यथार्थवाद वो होता है जिसमें लेखक जो घटना, जो व्यक्ति, जो पात्र, जो चरित्र जैसा है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना। तो प्रेमचंद के उपन्यासों की एक बहुत बड़ी विशेषता है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, यानी आदर्श पर आधारित यथार्थवाद, जो इसे अन्य उपन्यासकारों से अलग करता है। हम बात करें प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में जो उपन्यास लिखे वो मनोरंजन के लिए नहीं लिखे, बल्कि जीवन की समस्याओं को उनमें उठाने की कोशिश की। व्यक्ति को अपने जीवन में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन समस्याओं को प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में उठाया है। इसके अलावा समाज में जो छुआछूत व्याप्त होती है, जो भेदभाव हमें दिखाई देता है एवं सांप्रदायिकता की जो समस्या होती है, उन समस्याओं का चित्र भी प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में किया। इसके अलावा जो राजनीतिक समस्या है, जो पॉलिटिशियन प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देती है, वो भी प्रेमचंद के उपन्यासों में चित्रित की गई है। विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से देखा जाए तो प्रेमचंद के उपन्यास अपने समकालीन अन्य उपन्यासकारों से बहुत अलग है, और यही कारण है कि प्रेमचंद जी हिंदी उपन्यास कथा साहित्य में एक नए युग का प्रारंभ कर पाए। और ये प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य में अपने उपन्यास और कहानियों के लिए हमेशा याद किए जाते हैं, क्योंकि इनके उपन्यासों की जो विषय वस्तु है वो व्यक्ति के धरातल से संबंधित है। व्यक्ति जो समाज का जो सबसे निचला वर्ग है या दलित पीड़ित वर्ग है, किसान जीवन से संबंधित जो घटनाक्रम है, उसको प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में स्थान दिया है। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।